बदमेश न्यूज में मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिना ताला टूटे हो गई 13 लाख रुपए की चोरी, जिला सहकारी बैंक के लामता शाखा का मामला। पुलिस जांच में जुटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा पूरा मामला है संदिग्ध। बैहर क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका से सामूहिक दुराचार। शुक्रवार से समस्त प्रेरक करेंगे भूख हड़ताल, पुतला दहन के साथ चक्का जाम का भी ऐलान। शासकीय माध्यमिक शाला में संचालित मध्याह्न भोजन में करीब 100 क्विंटल खाद्यान्न में की गई अफरा तफरी। शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष ने लगाया स्व सहायता समूह पर आरोप, जनपद पंचायत द्वारा मामले की कराई जाएगी जांच। 4 राज्यों की यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में जीत पर एनएसयूआई ने मनाई खुशियां। और 10वीं 12वीं पूरक परीक्षा की मार्कशीट जिला मुख्यालय पहुंची। शुक्रवार से स्कूलों को की जाएगी वितरित। और अब समाचार विस्तार से। जिला सहकारी बैंक शाखा लामता में 13 लाख की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक शाखा में चोरों के द्वारा बड़ी सफाई से तिजोरी में रखे 13 लाख रुपए चोरी कर लिए गए हैं। हालांकि चोरों को संदेहास्पद माना जा रहा है, क्योंकि चोरी को लेकर ना बैंक में तोड़फोड़ की गई है और ना ही अलमारी को तोड़ा गया है। इस सनसनीखेज घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उनके द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वो नीचे के बक्से में भी रकम रहती है, नीचे का जो बक्स है बक्से तो जब तिजोरी लगी तब तो खुले नहीं सकते। तिजोरी रहती ना बाबू, उसमें रख के लाते हैं बांटने के लिए, उसके अंदर भी रहती है। यानी 20 लाख था, 20 लाख में 13 लाख चले गए, 7 छोड़ के चले गए। 7,500 कुछ है ना। अभी पूरा काउंट कर रहे हैं, तब हम खोलेंगे तब तो हम चेक करेंगे। और अभी गिने नहीं है भी उतना, अनुमानित बता रहे हैं, दिखा है हमको कम, वो हम बता सकते हैं। घटनास्थल पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि यह पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। 4 ताले खुले हैं, लेकिन कोई ताला टूटा नहीं है। हो सकता है कि किसी की मिली भगत हो। पड़ताल के दौरान एक एलसीडी मिला है, जिसे बैंक के पीछे छुपा कर रखा गया था। वहीं बदमेश न्यूज से चर्चा के दौरान जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पीएस धनवाल ने बताया कि उन्हें मैनेजर द्वारा चोरी की सूचना दी गई है। मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि बैंक की शाखा एक लामटा में है, वहाँ पर संभवतः रात में चोरी हुई है। मैंने शाखा प्रबंधक से दूरभाष पे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा कॉल पिकअप नहीं किया है। तो विस्तृत विवरण तो मेरे पास में नहीं, मोटे मोटे रूप से जो जानकारी मुझे मिली वो 14-15 लाख रुपए के आसपास तिजोरी में से चोरी हो गए हैं। और शायद मतलब कैमरे जो हैं वहाँ पर हिडन कैमरे लगा करके उसकी भी हार्ड डिस्क निकाल ली है। विस्तृत विवरण अभी प्राप्त होने के बाद में मैं बता पाऊँगा। सर, इसमें एक जानकारी मिल रही थी जो अलमारी है उसको तोड़ा नहीं गया है और केवल चाबियों का, तो क्या लगता है, क्या संशय? नहीं, मतलब ये सस्पिशियस मैटर तो है ही। यदि ऐसा है कि मतलब हमारे जो स्ट्रांग रूम है उसकी चाबी उसको तोड़ा नहीं गया, उसको सिंगल चाबी से ऑपरेट किया, जबकि जो चाबी होती है स्ट्रांग रूम की वो डबल होती है और 2 अलग अलग लोगों के पास में रहती है। तो मैटर तो सस्पिशियस है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो कर्मचारी हैं किसी न किसी की भूमिका उसमें संदिग्धपूर्ण है। लेकिन वो चूँकि पुलिस को इंटीमेशन दे दी है जो मुझे बताया गया, तो पुलिस इंक्वायरी करने के बाद ही उसमें मतलब कुछ एकदम स्थिति साफ हो पाएगी कि उसमें किस माने लापरवाही है कि खुद की मतलब उसमें भूमिका किसी की संदिग्ध है। अब उसका इंतजार करते हैं, पुलिस बताएगी डिटेल। तो जिला सहकारी बैंक की लामता शाखा में करीब 14 लाख रुपए चोरी किए गए हैं, लेकिन इस चोरी के मामले में कर्मचारियों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इस मामले में एसपी अमित सांघी ने बताया कि जिला सहकारी बैंक शाखा लामता में 13 लाख रुपए कम पाए गए हैं, जिसकी जाँच की जा रही है। चोरी का मामला सामने आया, पुलिस को ऐसी सूचना वहाँ मैनेजर ने दी है कि जिला सहकारी बैंक में 13 लाख रुपए कम पाए गए हैं चेस्ट में। तो इसकी जांच की जा रही है और तिजोरी बंद थी, बैंक भी बंद था और मैनेजर ने अपनी चाबी से ही उसे खोला है। तो ये अभी प्रकरण वहाँ पे हमारे एडिशनल एसपी और टीआई वगैरह हैं, ये जांच करना है और इसके बाद जांच में जो भी स्थिति आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
सर क्या लगता है सर, जैसे बता रहे हैं कि चोर ने ताला भी नहीं तोड़ा, ये भी नहीं तोड़ा? हाँ, ये तो प्रथम दृष्टिया तो स्पष्ट है कि ये मामला जो है सीधे साफ साफ चोरी का नहीं है, क्योंकि पूरे ताले बंद थे और इसके अलावा बहुत सारा कैश तिजोरी में रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है कि कहीं चोरी हो और कुछ रकम चली जाए और कुछ बनी रहे। तो ये पूरा मामला अभी जांच में है और इसके जांच के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। बैहर क्षेत्र के ग्राम चरगांव में 2 युवक एक नाबालिग बालिका के साथ दुराचार कर फरार हो गए। यह 16 वर्षीय बालिका 13 सितंबर की शाम अपने घर से कुछ दूर जंगल की ओर गई थी, जहां 2 युवकों सुखदेव उइके और सुखलाल मरावी ने इस बालिका को अकेले देख उसके साथ सामूहिक दुराचार किया और फरार हो गए। बालिका की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। अपने प्रमुख मांगों को लेकर 19 दिन से हड़ताल कर रहे संविदा प्रेरक शिक्षक के समस्त प्रेरक 15 सितंबर को भूख हड़ताल करेंगे और नगर में रैली निकालकर मुख्य चौराहों पर पुतला दहन कर चक्का जाम करेंगे। आपको बता दें कि पिछले 19 दिनों से यह संविदा प्रेरक शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं और मांगे नहीं माने जाने से आक्रोशित इन प्रेरकों द्वारा 2-3 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है, लेकिन फिर भी शासन द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर इन समस्त प्रेरकों ने 15 सितंबर से भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। अभी तो ये अंगड़ाई है, संविदा प्रेरक शिक्षक संघ जिंदाबाद। अजय 22 ताले जी, कौन सा दिन चल रहा है आपको? आज 19वां दिन। तो अभी तक कोई प्रशासन का कोई नहीं? प्रशासन की तरफ से अपने पास कोई भी किसी प्रकार का कोई आदमी नहीं आया और ना ही कोई संतोषजनक जवाब आया आज तक। कितने लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे अभी? अभी फिलहाल में तो हम लोग 6 लोग बैठे हुए हैं और कल से पूरा जिला भूख हड़ताल पर जाने वाला है। बालाघाट जिले के समस्त प्रेरक कल सामूहिक रूप से भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे कल? शहर का भ्रमण करते हुए रैली निकालते हुए पुतला दहन किया जाएगा और चक्का जाम की लगाई जा रही है आपके द्वारा। क्या प्रशासन प्रशासन हमारे तरफ किसी प्रकार को ध्यान नहीं, नज़रअंदाज किया जा रहा है। यह सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार पूरी तरह सोई हुई है, मृत हो गई है। आने वाले समय में हम यही सरकार को इसका उल्टा जवाब देंगे। जो आज वो हमें जवाब दे रहे हैं, कल हम उनके साथ करेंगे जब उन्हें समझ में आएगा कि हमें कचरा के नाम से संबोधित किया जा रहा है। कचरा, प्रेरक को कचरा कहा जा रहा है। यहाँ के नेता हमें प्रेरक शिक्षक नेताओं को कचरा कहकर संबोधित कर रहे हैं। हम उनको दिखाएंगे कि कचरा होता क्या है। हर पंचायत में 2 प्रेरक हैं, 2 प्रेरक के पीछे 20 परिवार हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा की अंक सूचियों के वितरण का कार्य 15 सितंबर से किया जा रहा है। इस संबंध में उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य R.K. लटारे ने बताया कि 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा की अंक सूची समन्वयक संस्था को प्राप्त हो चुकी है। इन अंक सूचियों का वितरण 15 सितंबर से हाई स्कूलों के प्राचार्य या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों उत्कृष्ट विद्यालयों के बोर्ड ऑफिस से किया जाएगा। सभी प्राचार्य इन अंक सूचियों को प्राप्त कर सकते हैं। नगर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में गुरुवार को वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा, पूर्व अध्यक्ष उदय सिंह नकपुरे, बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक से जुड़े तमाम सहकारी समितियों के सदस्य और अधिकारी इस आम सभा का हिस्सा बने। आम सभा की शुरुआत अतिथि के स्वागत के साथ हुई। सभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के सरकार द्वारा सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जब तक सहकारी समितियां ऑनलाइन नहीं होती, तब तक परिणाम देने में तकलीफ होगी। मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावांतर योजना के तहत किसानों को राहत पहुंचाई है। इस वर्ष हमने भावांतर योजना चालू की। भावांतर योजना का बहुत ज्यादा लाभ बालाघाट जिले को नहीं, क्योंकि हमारी मूल फसल है धान, जिसको समर्थन मूल्य पे हमने खरीदना ही है। एक एक दाना खरीदेगा जो समय सीमा पिलाएगा, जो FAQ का होगा। FAQ में समर्थन मूल्य जो भी 1550 का जो कुछ होगा, उस पर पूरी धान खरीदी जाएंगे। और जिन लोगों का धान FAQ नहीं है, मंडियों में मैंने तय किया है कि 1 महीने के दौरान चलनी इत्यादि को और अच्छे से लगा देंगे, जिससे लोग की मिट्टी इत्यादि हो उसको छान दे और FAQ की धान लेनी चाहिए। तो पूरे राज्य का औसत निकालेंगे। मान लो 2500 आया,
फिर 2 पड़ोसी राज्यों का निकालेंगे, वो औसत मिला के मान लो 2550 आया, और सपोर्ट प्राइस 3450 है। तो जो डिफरेंस का राशि होगा हितग्राही को उसके तादाद के अनुसार प्रति क्विंटल दे दिया जाएगा। यह है भावांतर योजना। इसके लिए हम बजट में पैसे का प्रावधान कर रहे हैं। आम सभा के दौरान 95 उत्कृष्ट सहकारी समितियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। सुपरवाइजर कोई भी आए, जल्दी आए। बैंक के अध्यक्ष जो हमारे पधारे अधिकारी, साथ ही में 4 समितियों का नाम। इस आयोजन के संबंध में जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री रायजादा ने कहा कि हर वर्ष वार्षिक लेखा जोखा को आम सभा के समक्ष पेश किया जाता है और उनका अनुमोदन आवश्यक है। सहकारी संस्थाओं के जो क्रियाकलाप हैं, तो प्रत्येक संस्थाओं को वर्ष में एक बार अपनी आम सभा के रूप में अपने सभी सदस्यों को आमंत्रित करके अपने आज तक के क्रियाकलाप, वार्षिक लेखा जोखा, आगामी हमारे कार्यक्रम, इन सबको उनके बीच में रखना होता है। उसी तारतम्य में इस संस्था की 126वीं आम सभा आज आयोजित है, जिसमें हमारे जिले की सभी सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, हमारे इस संस्था का संचालक मंडल, क्या होगा, संचालक मंडल में जो भी आय व्यय का लेखा पारित होता है उसकी आखिरी जो पूर्ति है, तो उसको आम सभा अपनी सहमति देती है, तब वार्षिक लेखा जोखा पूर्ण हुआ ऐसा माना जाता है। वहीं बैंक के महाप्रबंधक श्री धनवाल के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मध्य प्रदेश सहकारी अधिनियम के तहत एक आम सभा आहूत करता है। उसमें गत वर्ष के अंकेक्षित लेखें, लाभ हानि और आगामी वर्ष का बजट और कुछ संवैधानिक विषय रहते हैं, जिसके ऊपर माननीय आम सभा को अवगत कराना होता है या उनका अनुमोदन उसमें अपेक्षित होता है। तो वो सब विषय को लेके लगभग 7 विषय हैं जो स्टेटोरी हैं, आम सभा में रखे जाने चाहिए थे, वो सब आज रखे गए थे और उस पर माननीय आम सभा से अनुमोदन करवाया गया है और स्वीकृति ली गई है। नगर के एमजीएम स्कूल परिसर स्थित खेल मैदान में जिला स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी खेल कैलेंडर के परिपालन में आयोजित इस प्रतियोगिता में पीजी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज सहित लालबर्रा कॉलेज की छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के संबंध में जिला क्रीड़ा अधिकारी JS सौंधी ने आवश्यक जानकारी प्रदान की। जिला स्तरीय महिला वाले प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जैसा कि हमारे उच्च शिक्षा विभाग की मंशा है कि हमारे खिलाड़ियों को अनेक स्तर पर खेलने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए, उसी उद्देश्य को लेते हुए हम ये टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। जैसा कि पहले हमारे जो खिलाड़ी छात्र छात्राएँ हैं वो कॉलेज से खेलने आती है और अब ये जिला स्तर पर खेलने आई है। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग की ये मंशा है कि बालाघाट जिले की एक अच्छी टीम बनाकर संभाग स्थित प्रतियोगिता जो कि 21 तारीख को छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज द्वारा आयोजित की जा रही है, उसमें भाग लेना है। उसमें हमारा बालाघाट जिला जो टीम यहाँ बनेगी वो टीम वहाँ भाग लेगी और वहाँ पर एक टीम बनेगी। हम लोग बिजी इसमें थे हमारे कॉलेज। बहुत बढ़िया, बहुत लामदा क्षेत्र में ग्राम पंचायत बुढ़िया गांव में संचालित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में स्व सहायता समूह के द्वारा खाद्यान्न को लेकर भारी अनियमितता किए जाने का आरोप शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष गिरानी लाल बघेले द्वारा लगाया गया है। इस मामले की जांच को लेकर एसएमसी अध्यक्ष श्री बघेले के द्वारा कलेक्टर DV सिंह सहित जनपद और जिला पंचायत में शिकायत की गई है। इस संबंध में शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष श्री बघेले ने बताया कि स्कूल में मध्याह्न भोजन में पिछले 3 वर्षों में करीब 100 क्विंटल खाद्यान्न का हेरफेर कर दिया गया है, जिसकी जानकारी उन्हें सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुई है। इस मामले की शिकायत उन्होंने भोपाल स्तर पर की है। दोनों को आवेदन किया, प्रार्थना किया, विनय किया उनसे कि हमारे यहाँ पर जो मध्याह्न भोजन में जो खाद्यान्न आ रहा है इसमें आधा खाद्यान्न तो सिर्फ छात्रों को लाभान्वित होता है और आधा खाद्यान्न जो है तो बाहर के बाहर ही गमन हो जाता है।
आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? क्या मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैंने सूचना का अधिकार के तहत सोसाइटी में सूचना का अधिकार लगाया, जिसमें मेरे को आरोप प्राप्त हुआ जो कलेक्टर के माध्यम से खाद्यान्न लेने के लिए आरोप प्राप्त होता है। उसमें उस आरोप की जानकारी के हिसाब से मैंने कलेक्टर साहब को भी सूचना आवेदन किया हूँ। आरोप में क्या जानकारी है? आरोप में खाद्यान्न की पूरी माहवार जानकारी लिखी हुई है। तो कितना ऐसा लग रहा है कि आपको इधर उधर किया गया है खाद्यान्न? मैंने 2014-15 से 2017-18 अभी जुलाई तक के का पूरी जानकारी निकाला सूचना के अधिकार से, तो 100 कुंटल से ऊपर का खाद्यान्न का गमन हुआ है। अप्रैल जून जुलाई में जो गेहूँ आया है 2 कुंटल 72 किलो, उस गेहूं का किसी भी प्रकार से कोई उपयोग नहीं किया गया और बच्चों को खाना जो है नाप तौल करके कभी किसी भी दिन नहीं दिया गया। अच्छा, पद्मिश न्यूज से चर्चा के दौरान जनपद अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे ने इस मामले की जांच करने के लिए टीम गठित करने की बात कही है। समूह जिनका ग्रामीण द्वारा बताया गया कि ये 3-4 साल से मध्याह्न भोजन स्कूलों में करा रहे हैं, परंतु ये जानकारी लगी वहाँ पर ग्रामीणों द्वारा और जिनने जन सुनवाई में सीओ जिला पंचायत को, सीओ जनपद पंचायत को और जिला शिक्षा अधिकारी को सबको कार्रवाई करके उन्हें लिखित कार्रवाई दी है हमने जांच के लिए कि वहाँ पर जो स्वच्छता समूह और वहाँ का जो सोसाइटी है वहाँ से आरओ लेकर के उतना लगभग 100 कुंटल का उनका कहना है कि 100 कुंटल करीब का वहाँ पर मतलब वो घपला हुआ है लगभग 3 साल के बीच में। लगभग कब से 14-15, 15-16, 16-17 में। तो वो जांच का विषय है कि ऐसा अगर हुआ है जांच का विषय है। उनका ये कहना है ग्रामीणों का कि वहाँ से आरओ में गेहूँ भी मिलता है, इनको गेहूँ भी लेते हैं, परंतु आज तक के रोटी और पूड़ी वगैरह नहीं दिया जाता, तो वो गेहूँ जाता कहाँ है? सर लगभग 3 साल से भ्रष्टाचार अनियमितता चल रही है, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। हाँ नहीं, तो वो क्या हुआ है कि ये तो चलता रहा होगा, परंतु लोगों के संज्ञान में जब आया है कि जब इस टाइप से होने लगा तो वहाँ ग्रामीणों ने इस बात की आवाज़ उठाई होंगी। तो क्या लगता है सर? तो वो मेरे को ये लग रहा है कि ग्रामीणों के अनुसार उसकी जांच करेंगे अपन, और जांच करने पर अगर उन पर अगर मतलब वो सिद्ध पाया जाता है तो उस स्वसहायता समूह पर कार्रवाई की जाएगी और उस स्वसहायता समूह को हम मध्याह्न भोजन से हटा दिया जाएगा और वहाँ पर कोई दूसरा स्वसहायता समूह है उससे मतलब इतना बड़ा मामला है, गंभीर विषय है और मध्याह्न भोजन से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्या लगता है कभी कोई अधिकारी या कर्मचारी वहाँ गया हो जांच के लिए? देखिए, अधिकारी कर्मचारी जाते हैं तो ये मतलब फॉर्मेलिटी करके बाहर अपना जाकर के रिकॉर्ड देखे और चले जाते हैं, तो वास्तविकता क्या होती है इसकी मतलब ये जानकारी नहीं ले पाते और जानकारी दे भी नहीं पाते वो लोग। जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या होना चाहिए और इतना जो लेट गति हुई है इस बाबत क्या कार्रवाई करवाना चाहेंगे आप? देखिए, हम जनप्रतिनिधि अच्छे काम के लिए हम लोग मतलब मॉनिटरिंग करते हैं और हमारा कहना है कि अगर इस टाइप की विसंगति हुई है तो जो दोषी हैं उन पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और उनसे रिकवरी होना चाहिए। नहीं, उसके विरोध में हम बिल्कुल मतलब पब्लिक के साथ मिल करके और उसमें कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की एक बैठक 14 सितंबर को आयोजित की गई। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित अनेक पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि वे सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं। हमारी ऐसी पार्टी है कि जो कि पंडित दीनदयाल जी को अपना आदर्श मानती है और पंडित दीनदयाल जी का जो एकात्म मानववाद है उसी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और हमारा सरकार काम करती है। बंधुओं, मैं कहना चाहती हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी में सभी जाति धर्म का समावेश है। पहली ऐसी भारतीय जनता पार्टी है कि जिसमें सभी जाति के लोग हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में संगठन को भी बहुत महत्व दिया जाता है और संगठन को सर्वोपरि मानते हैं, उसके बाद में व्यक्ति को मानते हैं। तो इस आधार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रकोष्ठ मोर्चा और प्रकोष्ठ के गठन करके महिला मोर्चे की बैठक हुई थी और एक सभी मोर्चे बड़ी ताकत के साथ उनका कार्यक्रम हो भी रहा है। बैठक भी अच्छी हो रही है और लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। जैसा कि कहा गया कि आज पूरे देश के अंदर और विशेष तौर से मध्य प्रदेश में 52% आबादी पिछड़े वर्ग से,
मतलब बहुमत पिछड़े वर्ग का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 6 मोर्चे थे हमारे, और 7वां जैसा अनिल तिवारी जी पिछले बार इसके प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, लेकिन अब इसकी महत्व को देखते हुए पिछड़े वर्ग को भी मोर्चा के रूप में गठित हुआ है। जैसा कि बताया कि हमारे मुख्यमंत्री भी पिछड़े वर्ग से है, प्रधानमंत्री भी पिछड़े वर्ग से है, हमारे कैबिनेट मंत्री वो भी पिछड़े वर्ग से हैं, और इस प्रकार से अधिकांश कोई एक जमाना हुआ करता था भारतीय जनसंघ में केवल ब्राह्मण और बनिए ही दिखते थे, और कहा भी जाता था कि ये बनियों की पार्टी है, और वो गठन का उस समय का प्रारंभिक समय था। लेकिन अभी जिस प्रकार का परिवेश हमारी पार्टी का है, इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय खेरे ने आवश्यक जानकारी दी। डॉक्टर विजय खेरे, क्या है सर? पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आज बैठक कराई गई पिछड़ा जी मोर्चा की, किस उद्देश्य को लेकर कराई गई? इसमें उद्देश्य है कि पिछड़ा वर्ग के हमारे जो 92 जातियों के समावेश है, उनके लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, उस योजनाओं को किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए, जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, पिछड़ा वर्गों के लिए क्या योजना बनाई गई है। हमारे सभी पिछड़ा वर्ग के जो भी हमारे साथ में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता को केंद्र की पूरी योजनाएं पता होना चाहिए, राज्य सरकार की पूरी योजनाएं पता होना चाहिए, प्लस बालिकाओं की योजना की पता होना चाहिए जो हमारे विद्यार्थी जीवन में, यानी हमारे कार्यकर्ता एकदम मजबूत रूप से प्रदेश स्तर पे, बूथ स्तर पे, वार्ड स्तर पे काम करें। तो ये इनको आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है, फिर इनका कार्य क्या रहेगा? इनका कार्य इस तरह रहेगा कि जहाँ भी ये लोग जाए उस स्थान पर अपनी सरकार की योजनाओं की बखान करें और अच्छी तरह से जनता के बीच में जाकर अपनी भागीदारी निभाएं और उनको अच्छी तरह से जानकारी प्रदान करें। नगर में जनपद पंचायत से लगे सामाजिक न्याय विभाग के सामने स्थित एक वृक्ष पर गुरुवार को एक सांप को पेड़ पर से इधर से उधर देख यहां लोगों का हुजूम लग गया। इस पेड़ की शाखा सड़क के ऊपर होने से लोग इसीलिए भी डरे हुए रहे कि यह सांप राह चल रहे किसी व्यक्ति के ऊपर ना गिर जाए। काफी देर तक यहां लोगों का हुजूम जमा रहा। इस दौरान यहां पक्षी भी सांप को परेशान करते देखे गए। काफी देर बाद यह सांप पेड़ से नीचे उतरा और नाली के पास से तेजी से कहीं चला गया। उस समय तो लोगों में और भी हड़कंप मच गया था। हिंदी दिवस पर पीजी कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रिटायर्ड जज शरद श्रीवास्तव, प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव और प्रोफेसर गोविंद सिरसाठे की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में हिंदी पर व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। भारत की राजभाषा हिंदी की लिपि मानी गई। अनुच्छेद 343 में इसका विवरण किया गया और हिंदी इसलिए गौरव जुड़ जाता है राजभाषा के तौर पे, इसलिए गौरव जुड़ जाता है हिंदी में क्योंकि ये विश्व की सबसे अधिक विकसित भाषा मानी जाती है। सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत मानी जाती है और सबसे अधिक विकसित भाषा हिंदी मानी जाती है, इसलिए क्योंकि इसमें एक भी शब्द साइलेंट नहीं होता। साइलेंट मीन्स जैसे हम समझ सकते हैं
कुछ ऐसे स्पेलिंग लिखते हैं और उसमें उच्चारण कुछ और होता है। कार्यक्रम करवाया जा रहा है। ये आज हिंदी दिवस है, इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित है और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो है रिटायर्ड जज श्री शरद श्रीवास्तव जी को आमंत्रित किए हैं। शरद श्रीवास्तव जी साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति हैं और उनका एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो गया है। साथ ही वो इस महाविद्यालय के छात्र भी हैं, तो उनको आमंत्रित करके महाविद्यालय परिवार गौरवान्वित हुआ है और उनका व्याख्यान अभी होना है, तो इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित है। सर, ये हिंदी दिवस मनाने का तात्पर्य क्या है? हिंदी दिवस जब हमारा हिंदी को भारतीय संविधान में प्रतिस्थापना मिली थी, उस समय से लेकर आज तक हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कि हिंदी भारत में, भारत के बाहर विकसित हो, इसलिए इसको मनाते हैं और हिंदी के प्रति एक गहरी मजबूत जो है जड़ हमारी लगाव हमारा जो है। वारासिवनी के बीआरसी कार्यालय में 14 सितंबर को हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कहानियां सुनाने की थीम रखी गई थी। इस पर 6 जन शिक्षा केंद्र के 12 शिक्षक और 12 विद्यार्थियों द्वारा हिस्सा लिया गया। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। हमें ये ले दो, नहीं भैया, कैसे करेंगे? शहर बहुत छोटा है, हम वहाँ पे रख नहीं सकते। आपने सलाह और सुअर के बच्चों को लेके चले। जब जंगल का किनारा आने लगा, वहाँ एक घर था। गांव में पहले जो गांव के कुछ रहते थे जिनका कोई नहीं रहता था, लोग बोलते थे कि ये भाई अच्छा आदमी नहीं है, वहाँ एक देखते रहता। सर, आपका परिचय? मैं अनिल रंगारी, बीएससी जनपद शिक्षा केंद्र वारासिवनी। सर, हिंदी दिवस के अवसर पर आज क्या कार्यक्रम है? हिंदी दिवस के अवसर पर आज विकासखंड स्तरीय कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर पूरे ब्लॉक में 6 जीएस के होता है। तो 6 जीएस के से 2 टीचर, 1 जीएस के से 2 टीचर और 1 जीएस के से 2 बच्चे, ये कुल मिला के 12 और 12 24 बच्चे आज यहाँ पे अपनी कहानी प्रतियोगिता प्रस्तुत करेंगे, जिसमें जज है श्रीमती रवि किरण दुबे, श्री प्रणय श्रीवास्तव और अशोक शुक्ला, प्रधान पाठक शासकीय माध्यमिक शाला मोगा खुद रामपाली। तो सर, कहानी के माध्यम से बच्चों को बताया जा रहा है या फिर कहानी बच्चे लोग बता रहे हैं, जिसमें जज है, जज देखेंगे तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का चुनाव किया। तो कहानी में क्या बताया जा रहा है सर? कहानी शासन के आदेश अनुसार कुछ कहानियाँ जो बच्चे अपनी तरफ से बता सकते हैं। तो सर, ये जो हिंदी दिवस पर जो कहानी प्रतियोगिता आयोजित की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि एक स्कूल से अगर एक बच्चा कहानी के लिए सिलेक्ट होता है तो उसको देखकर बाकी बच्चे जो है वो कहानी अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा, किसी महापुरुषों की कहानी हो या फिर किसी भी लेखनी की? महात्मा गुरु, वैज्ञानिक, इनका कहानी सुना। वारासिवनी के वार्ड नंबर 7 स्थित एक मकान में सूनेपन का फायदा उठाते हुए चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए के जेवरों की चोरी कर ली। बताया गया है कि इस मकान में रहने वाले रंजन हिरकन ने ऊपर के कमरे में ताला लगाकर नीचे के कमरे में सोने आ गए थे, तभी चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस चोरी की घटना पर कांग्रेस के महामंत्री विनोद मिश्रा ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है। सर, जो चोरी की घटनाएं घटित हुई सर, ये कब की घटना है सर? ये सर गत रात्रि में दिन बुधवार 13/9/2017 की यानी नाइट की घटना है। तो सर, आप उस समय अकेले थे? परिवार में कोई सदस्य थे? नहीं, परिवार के सदस्य नहीं थे सर, वो इंदौर चले गए थे। सब अकेले थे? मैं अकेला था घर में। तो सर, कैसे पता चला कि आपको चोरी हुई है? जब मैं मतलब मैंने प्रातःकाल मैंने ऊपर जाने के लिए लॉक खोलने के लिए गया तो दरवाजे में मतलब लॉक नहीं था, वो ऐसे ही लगा हुआ था। फिर खोलने के बाद जब मैं अंदर प्रवेश किया तो देखा तो फिर वो अलमारी खुली थी, पूरी कपड़े बिखरे हुए थे, ड्रेसिंग टेबल खुला हुआ था, पर्स वगैरह तमाम सारी चीज़ें वैसी अवस्था में थी। तो जो गल्ला मिट्टी का था वो फोड़ दिए थे उन्होंने। स्टील का जो मतलब उन्हें डब्बा था उसमें से कुछ पैसे मतलब निकाल के चले गए
और जो भी था वहाँ से फिर अंदर से लाकर मतलब तोड़ दिया। तो सर चोरिया में क्या क्या गया? चोरिया में मतलब ने क्या है, नकदी केस गई मतलब 14-15 हज़ार की, और गले का मतलब ने हार था, कान के बाले थे, हाथ की अंगूठी और बिछिया थी। तो लगभग कितनी की चोरी होगी सर? ये हो सकती है 1 लाख से मतलब 1.5 लाख से कम, 1 से ऊपर की, मतलब 1.5 लाख के लगभग चोरी। हाँ, अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। हाँ, ये अज्ञात चोरों के द्वारा मतलब हो सकती है। क्या मांगा पुलिस कि वारासिवनी शहर में एवं ग्रामीण क्षेत्र में लगातार चोरों के द्वारा लोगों के घरों में चोरियां की जा रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस प्रशासन का जो मुखबिर तंत्र है वो निष्क्रिय है। और दूसरी चीज़ ये कि पुलिस को गश्त बढ़ाना चाहिए, क्षेत्र में रातों में गश्त बढ़ाना चाहिए। इसके पूर्व भी हमारे वार्ड में हनुमान जी के मंदिर में उनका चांदी का मुकुट चोरी हुआ था। मेरे द्वारा उसकी सूचना थाना प्रभारी को दी गई थी और थाना प्रभारी से मैंने क्या बोलते हैं कुछ शिकायतें भी मैंने किया था उनसे कि भाई सर क्या बोलते हैं रात में 11-12 बजे के बीच, 3-4 बजे के बीच, सुबह 5-6 के बीच ऐसे सिपाहियों की ड्यूटी लगाकर क्या बोलते हैं लगातार गश्त कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस बल की कमी होने की वजह से पुलिस अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी। देश के विभिन्न राज्यों की यूनिवर्सिटी में हुए छात्र संघ चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन को मिली जबरदस्त विजय से जिले के एनएसयूआई पदाधिकारियों में खुशी की लहर है। एनएसयूआई के इन पदाधिकारियों ने 14 सितंबर को वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज पहुंचकर मिठाई बांटकर जीत की खुशियां मनाई। बाकी है, दिल्ली तो झांकी है, मध्य प्रदेश बाकी है, जिंदाबाद जिंदाबाद। किस खुशी में मिठाइयाँ बांटी गई महाविद्यालय में? ये गत छात्र संघ चुनाव जो राज्यों में हुए थे, जिन यूनिवर्सिटीज़ में चुनाव हुए थे, उसमें एनएसयूआई की भारी भरकम जीत के लिए आज एनएसयूआई ने, वारासिवनी एनएसयूआई, ब्लॉक एनएसयूआई और जिला लेवल के एनएसयूआई ने आज कॉलेज प्रशासन और बच्चों के साथ मिठाई बांटकर उनकी बधाई अर्जित की। कौन कौन से राज्यों में जीत हुई है? दिल्ली, दिल्ली के बाद हुई राजस्थान और पंजाब। तो इसके परिणाम आगामी समय में क्या मिलेंगे अपने महाविद्यालय? आगामी समय में अगर मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होते हैं तो एनएसयूआई की भारी बहुमतों से जीत होगी। ये आज एनएसयूआई दावा। छात्र हितों में क्या कार्य करते हैं जो सफलता मिली आप लोगों को? छात्र हितों में ये कार्य, जैसे जो बच्चे को दिक्कत आ रही है ग्राउंड लेवल पे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, जैसे कॉलेज प्रशासन के पास ओबीसी छात्र है उसको 3 बुक देने का प्रावधान है, लेकिन वो कभी कभी जैसे होता है कि ओबीसी छात्र को 3 बुक्स नहीं मिल पाती तो 1 दे के संतुष्ट करा दिया जाता है। तो उस छोटी छोटी सी बेसिक समस्याओं को छात्र हित के लिए हल करने की काम करती है। खुशी का माहौल है। युवाओं का साफ साफ संदेश है, युवाओं का ये संदेश है कि अब हम देश को बर्बाद न होने देंगे। इस कारण हमारे 4 राज्य दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में ऐतिहासिक और एक तरफा जीत एनएसयूआई की हुई है। एबीवीपी का पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है। और मध्य प्रदेश में चुनाव अगर होते हैं तो फिर क्या होंगे परिणाम? मध्य प्रदेश में भी यही परिणाम है कि एबीवीपी का नामो निशान नहीं होने देंगे और एनएसयूआई की जीत ऐतिहासिक होगी। से अपने वारासिवनी महाविद्यालय में अनेक समस्याओं को लेकर अपने ज्ञापन भी सौंपा है पूर्व में, और एक छात्रावास जो बना हुआ है बालिकाओं के लिए अब तक प्रारंभ नहीं किया गया। इन समस्याओं को आपने उठाया, अब तक क्या परिणाम मिला? अभी तो हम लोगों ने इस समस्या को बहुत बार उठाया है और हमें बोलना मैडम के प्रिंसिपल मैडम के द्वारा बोला भी गया था, आश्वासन भी दिया गया था। 1 महीने हो गया, अब हम फिर बात करेंगे, फिर ज्ञापन सौंपेंगे। यदि इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आंदोलन करेंगे एनएसयूआई। वारासिवनी में 13 सितंबर को महालक्ष्मी पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। यहाँ महिलाओं द्वारा व्रत रखा गया। फिर शाम को विधि विधान से हाथी पर सवार महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया गया।
रीता मिश्रा। आज कौन सा व्रत मनाया जा रहा है? आज महालक्ष्मी का व्रत मनाया जा रहा है। ये क्यों मनाया जाता है महालक्ष्मी का? ये सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहे और मतलब घर में धन धान्य की बढ़ोतरी हो, इसी उद्देश्य से ये व्रत मनाया जाता है। ये व्रत पितृपक्ष मास की अष्टमी को आता है। इसके एक दिन पहले स्नान किया जाता है 108 दूर्वा से और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके यह व्रत किया जाता है। फिर शाम को पूजन के बाद में भोजन ग्रहण किया जाता है। वारासिवनी की सड़कों पर आवारा पशुओं की धमाचौकड़ी से सभी लोग परेशान हैं। इन सड़कों पर 24 घंटे आवारा पशु कभी बैठे तो कभी धमाचौकड़ी मचाते देखे जा सकते हैं, लेकिन इन आवारा पशुओं के मालिकों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा नाम शिवशक्ति सिंह सोलंकी। कहाँ रहते हैं आप? मैं वार्ड नंबर 2 का निवासी हूँ। कि जैसे ये रोडों में देखी जा रही है, आपके दुकान के सामने भी गाय खड़ी है, स्तंभ चौक में देखा जाता है, क्या सा क्या है इस पूरा? ये स्थानीय प्रशासन और जो नगर पालिका की ढोलमोल जो नीतियाँ हैं उसका रवैया है कि गाय का जो है, गाय है, जानवर है, सड़कों में खड़े रहते हैं। इससे कई एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं और कई बार हो चुके हैं। नगर पालिका द्वारा कई बार सचेत करने के बावजूद भी गौशाला गायों को ना ही गौशाला में भिजवाया गया, ना ही कांजी हाउस में भिजवाया गया जाता है। ये रात में भी दुर्घटना का शिकार बनवाती है। सर, पशु मालक भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने गायों की? पशु मालक के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए नगर पालिका को इसमें। अगर नगर पालिका का पशु मालिक जो रहेगा, अगर उसको सचेत ना करें तो पशु मालक तो लापरवाह रहता ही है। नगर पालिका को इसमें ध्यान देना चाहिए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिना ताला टूटे हो गई 13 लाख रुपए की चोरी, जिला सहकारी बैंक के लामता शाखा का मामला। पुलिस जांच में जुटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा पूरा मामला है संदिग्ध। बैहर क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका से सामूहिक दुराचार। शुक्रवार से समस्त प्रेरक करेंगे भूख हड़ताल, पुतला दहन के साथ चक्का जाम का भी ऐलान। शासकीय माध्यमिक शाला में संचालित मध्याह्न भोजन में करीब 100 क्विंटल खाद्यान्न में की गई अफरा तफरी। शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष ने लगाया स्व सहायता समूह पर आरोप, जनपद पंचायत द्वारा मामले की कराई जाएगी जांच। 4 राज्यों की यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में जीत पर एनएसयूआई ने मनाई खुशियां और 10वीं 12वीं पूरक परीक्षा की मार्कशीट जिला मुख्यालय पहुंची। शुक्रवार से स्कूलों को की जाएगी वितरित। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की और अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर और आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।